दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं ओजार्क सीरीज के लास्ट सीजन को, यानी कि सीजन नंबर 4। उम्मीद है अब तक आपने इस सीरीज के पिछले 3 सीजन देख ही लिए होंगे, क्योंकि अगर आपने उन्हें नहीं देखा तो आपको आगे की कहानी समझ में नहीं आएगी। इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि पहले जाकर पिछले 3 सीजन देखें। मैं इस बात की गारंटी करता हूँ कि आपको ये सीरीज बहुत ही पसंद आएगी, क्योंकि ये सीरीज है ही इतनी शानदार। पिछले 3 सीजन में हमने देखा कि एक मार्टी बर्ड नाम का आदमी, जो कि मैक्सिकन माफिया नवारो कार्टेल के लिए उसकी मनी लॉन्ड्रिंग का काम किया करता था, वो ये काम अपनी खुशी से नहीं बल्कि अपनी फैमिली को बचाने के लिए किया करता था। पिछली सीरीज में आपने देखा कि मनी लॉन्ड्रिंग करने के लिए मार्टी अपना दिमाग कैसे कैसे चलाता है। हालांकि उसके रास्ते में बहुत सी मुसीबतें भी आती हैं, कभी कोई गैंगस्टर तो कभी कुछ, लेकिन मार्टी अपने दिमाग का गुड यूज करके हर मुसीबत को निपटा देता है। बाकी के सीजन की तरह ये सीजन भी बहुत ही शानदार है, जिसमें आप देखेंगे कि ओमार नवारो की सारी जिम्मेदारी बर्ड्स फैमिली खुद संभाल लेती है। अब की बार कहानी थोड़ी अलग है, क्योंकि ओमार नवारो इस इलीगल दुनिया में नहीं रहना चाहता, क्योंकि वो अपना सारा कारोबार अपने भांजे जेवियर को सौंप रहा है, जो कि ओमार नवारो से भी ज्यादा खतरनाक है। अब ये जेवर कैसे मार्टी और वैंडी के लिए नई नई मुसीबतें खड़ी करेगा, यही आप इस सीजन में देखने वाले हैं। कहानी बहुत ही दिलचस्प है, इसलिए आप लोग एंड तक जरूर देखिएगा। फर्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है बर्ड फैमिली से, जो अपनी गाड़ी में बैठकर गाना सुनते हुए कहीं पर जा रहे थे। आज मार्टी और वैंडी बहुत खुश थे, क्योंकि बहुत जल्दी वो इन सभी मुसीबतों से बाहर निकल जाएंगे। फिर वैंडी अपने बच्चों से पूछती है, तुम लोग खुश तो हो ना? फिर जवाब में उसके बच्चे कहते हैं, हाँ हम बहुत खुश हैं और हमने अपना सारा सामान भी पैक कर लिया है। जब वो सभी कहीं जा रहे थे तो अचानक से मार्टी के सामने एक ट्रक आ जाता है। फिर मार्टी काफी तेजी से गाड़ी को मोड़ता है, जिसके कारण गाड़ी पलट जाती है और उनकी कार का बहुत बुरा एक्सीडेंट हो जाता है। अब कहानी फ्लैशबैक में जाती है। ये वही समय है जहां से लास्ट सीजन खत्म हुआ था, जब नवारो कार्टेल ने हेलन को मारा। तो उसके बाद मार्टी और वैंडी अपने शरीर से खून साफ करते हैं। वैंडी को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि जिस औरत ने पिछले 10 सालों से कार्टेल की दिलो जान से सेवा की, आज उसी कार्टेल ने बिना हिचकिचाए सीधा हेलन की खोपड़ी उड़ा दी। अब उसे एक बात और समझ में आ जाती है कि क्यों मार्टी इस दलदल से निकलने के लिए बोल रहा था। फिर खून साफ करने के बाद मार्टी और वैंडी दोनों अच्छे कपड़े पहनकर पार्टी में शामिल हो जाते हैं। फिर नवारो उन दोनों को अपने भांजे जेवियर से मिलवाता है, जो अपना कीमती समय निकालकर खास शिकागो से इस पार्टी में शामिल होने के लिए आया था। मार्टी और वैंडी को कोई भी अंदाजा नहीं था कि ये जेवियर है कौन और कितना खतरनाक है। फिर बातों बातों में जेवियर मार्टी से पूछता है कि डार्लिन ने अफीम बेचना बंद किया या नहीं, क्योंकि अगर तुम लोग उसे नहीं समझा पा रहे तो मेरे पास समझाने के और भी कई सारे तरीके हैं। फिर मार्टी जेवियर को शांत करवाता है और कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, हम जल्दी ही उसका कुछ बंदोबस्त कर देंगे। फिर नवारो मार्टी और वैंडी को अकेले में ले जाता है और कहता है कि मेरी बात ध्यान से सुनो। जेवियर की नजर हर वक्त मेरे बिजनेस पर ही रहती है, और अगर उसे जरा सी भी गड़बड़ लगी तो वो पहले तुम दोनों को मारेगा और उसके बाद मुझे और मेरे सभी करीबियों को मार डालेगा। ये बात सुनकर मार्टी थोड़ा चौंक जाता है। फिर नवारो उसको बताता है कि मैं इस दलदल से निकलना चाहता हूँ और इसीलिए मैंने एक प्लान सोचा है कि मेरे इस काम में तुम लोग मेरी हेल्प करोगे। दरअसल नवारो चाहता है कि मार्टी और वैंडी FBI से बात करके उसे US गवर्नमेंट की प्रोटेक्शन दिलवाएं और साथ में उसको इस बात की भी परमिशन मिले कि वो जब चाहे मेक्सिको से अमेरिका आ जा सके, और बदले में नवारो भी US गवर्नमेंट के लिए जो भी हो सकेगा वो करेगा। और जब ये काम पूरा हुआ तो उसके बाद मार्टी और वैंडी इस काम से आजाद हो जाएंगे। लेकिन वैंडी नवारो को कहती है कि ऐसा करना नामुमकिन है, क्योंकि तुम एक कार्टेल के लीडर हो और अब तक तुम्हारे इशारे पर बहुत सारे लोग मारे गए हैं। फिर नवारो वैंडी की बात सुनकर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि अगर ये काम तुम लोगों के लिए नामुमकिन होता तो कुछ देर पहले हेलन के साथ साथ तुम्हारी लाशें भी वहीं पर पड़ी होती। अब मार्टी और वैंडी नवारो की धमकी सुनकर घबरा जाते हैं, क्योंकि कुछ देर पहले ही उन्होंने अपनी आंखों के सामने नवारो की खास लॉयर को मरते हुए देखा है। अगले सीन में हम रूथ को देखते हैं, जो लेजियो नाम के एक मोटल की डील करने के लिए आई थी। दरअसल मार्टी के साथ काम छोड़ने के बाद रूथ अब डार्लिन के लिए पैसे लॉन्डर करती है और इसीलिए उसे एक ऐसी जगह चाहिए जहां ये काम आसानी से हो सके। काफी देर बातचीत करने के बाद फाइनली $4,50,000 में ये डील तय हो जाती है, जिसके तुरंत बाद रूथ ये खबर बिल्लू को सुनाती है। फिर डार्लिन, बिल्लू और रूथ आमने सामने बैठकर ये तय करते हैं कि वो लोग अपने प्रॉफिट में से पैसे किस हिसाब से बांटेंगे।
रूथ कहती है कि फार्म आपका है, इसलिए आप 50% रख लीजिएगा और बाकी के पैसे हम दोनों 25-25% बांट लेंगे। डार्लिन रूथ की ये बात मान जाती है और कहती है कि तुम्हें तुम्हारा 25% मिल जाएगा, लेकिन बाकी के जो 75% बचेंगे वो मैं और बिल्लू बराबर बांटेंगे। अब बिल्लू डार्लिन का ये प्यार देखकर बहुत ही खुश हो जाता है, क्योंकि डार्लिन ने उसको आज तक कभी भी निराश नहीं किया और शायद यही कारण है कि बिल्लू ये घर छोड़कर नहीं जाना चाहता। तभी कुछ देर बाद जोना अपनी साइकिल लेकर रूथ से मिलने के लिए आता है। वो रूथ को बेन की अस्थियां देते हुए कहता है कि ये अस्थियां मुझे घर पर मिली। मेरे मोम डैड ने बेन के मरने के बाद उसको अपने ही फ्यूनरल होम में जला दिया था और अस्थियां घर पर रख दी। जब ये बात रूथ को पता चलती है तो उसको बिल्कुल भी हैरानी नहीं होती, क्योंकि लाश तो उसके सामने ही जलाई गई थी। फिर वो जोना को कहती है कि तुम जब भी चाहो बेन से आकर मिल सकते हो। फिर जोना वहां से चला जाता है। फिर रूथ एक जरूरी काम से मार्टी के ऑफिस में आती है, लेकिन शार्लेट रूथ को देखते ही तुरंत सिक्योरिटी बुला लेती है। फिर रूथ उसे समझाती है कि मार्टी ने जाने से पहले मुझे सब कुछ संभालने को कहा था, लेकिन शार्लेट उसकी कोई भी बात नहीं सुनती, क्योंकि इस वक्त मार्टी और वैंडी दोनों ही वहां पर नहीं थे और इसीलिए कैसीनो की तीसरी वारिस यानी कि शार्लेट का फर्ज बनता है कि वो किसी को भी मार्टी के ऑफिस में घुसने ना दे। अब मजबूरी में रूथ को वहां से जाना ही पड़ता है। तभी रात होने तक मार्टी और वैंडी दोनों ही वापस घर लौट आते हैं। फिर मार्टी घर की हालत देखकर अपने बच्चों से पूछता है कि यहाँ पर क्या हुआ था। जोना बताता है कि मैंने घर की सारी खिड़कियां बंदूक से उड़ा दी थी, क्योंकि बेन की सच्चाई सुनने के बाद मुझे बहुत गुस्सा आ गया था। फिर वैंडी जोना की बात सुनकर उस पर चिल्लाने लगती है और कहती है कि तुम्हें कोई अंदाजा भी नहीं है कि हमने इसके लिए क्या कुछ झेला है, लेकिन जिसकी वजह से बेन मरा था हमने उसको यानी कि हेलन को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा है, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम अब हम पर उंगली मत उठाओ। वैंडी की बात सुनकर जोना शांत हो जाता है। तभी मेल सैटम नाम का एक इन्वेस्टिगेटर मार्टी के घर पर आता है और पूछता है कि आपकी पार्टनर हेलन अब अपने घर पर क्यों नहीं है। फिर मार्टी उससे पूछता है कि तुम हो कौन। तभी सैटम बताता है कि मैं हेलन के पति की तरफ से आया हूँ और मुझे डिवोर्स पेपर पर हेलन के सिग्नेचर चाहिए, लेकिन मार्टी और वैंडी साफ साफ मना कर देते हैं कि हमें हेलन के बारे में कुछ भी नहीं पता। फिर ये जवाब सुनकर सैटम वहां से चला जाता है। तभी शार्लेट और जोना के सो जाने के बाद मार्टी और वैंडी कुछ देर एक साथ बैठकर बातें करते हैं। मार्टी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वो लोग ये सब कैसे करेंगे, क्योंकि दोनों ही काम बहुत मुश्किल हैं। अमेरिकी सरकार कभी भी एक कार्टेल लीडर को अमेरिका आने जाने की इजाजत नहीं देगी और डार्लिन को भी मनाना आसान नहीं होगा। फिर वैंडी मार्टी को शांत करते हुए कहती है कि मैं जिम से बात करूंगी, हमें कोई ना कोई रास्ता मिल ही जाएगा। अगले सीन में हम देखते हैं पूरे FBI डिपार्टमेंट में माया की तारीफ हो रही थी, क्योंकि माया की वजह से ही आज वो सभी लोग लगुना कार्टेल के लोगों तक पहुंच पाए हैं। फिर लूसी माया को कहती है कि मैं तुम्हें इतनी लंबी छुट्टी के बाद वापस से फोरेंसिक अकाउंटेंट का काम नहीं सौंप सकती, लेकिन अगर तुम चाहो तो औजार के पास वाली सिटी में रुक सकती हो। फिर माया भी लूसी की बात मान लेती है। अगले सीन में हम देखते हैं मार्टी और वैंडी डार्लिन को मिलने के लिए बुलाते हैं ताकि वो उसे अफीम का धंधा बंद करने के लिए समझा सके। मार्टी कहता है कि हमने अभी अभी हेलन को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा है और अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो तुम सब भी खतरे में आ जाओगे। तभी जैसे ही ये बात रूथ सुनती है वो थोड़ा घबरा जाती है। भले ही वो मार्टी के साथ काम ना कर रही हो, लेकिन उसे अच्छी तरह से पता है कि नवारो कार्टेल क्या कर सकता है। लेकिन डार्लिन को तो आप जानते ही हो, वो किसी के बाप से नहीं डरती, इसलिए वो मार्टी की बात भी नहीं मानती और वहां से चली जाती है। फिर जाते जाते मार्टी रूथ को कहता है कि मैं अच्छे से जानता हूं कि तुमने मेरा सॉफ्टवेयर चुराने की कोशिश की थी, लेकिन इसके लिए मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूंगा, क्योंकि इससे भी ज्यादा जरूरी बात यह है कि तुम घर जाकर डार्लिन को समझाओ, वरना उसके साथ साथ तुम और तुम्हारा भाई भी मारा जाएगा। फिर वहां से निकलने के बाद रूथ बिल्लू से बात करती है और कहती है कि तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो। मार्टी के सॉफ्टवेयर के बिना मैं मनी लॉन्डर नहीं कर सकती और अगर पैसा लॉन्डर नहीं होगा तो हम जो इतनी मेहनत कर रहे हैं इसका भी कोई फायदा नहीं। फिर बिली कहता है मुझे तुम पर पूरा भरोसा है और इतना कहकर वो डार्लिन के साथ चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं सैटम शेरिफ के पास हेलन के गायब होने की रिपोर्ट लिखवाने आता है, लेकिन शेरिफ तो सैटम की रिपोर्ट लिखता ही नहीं। शेरिफ कहता है कि मैं जानता हूं तुम एक डिवोर्स केस के लिए यहाँ पर आए हो और अगर बीवी अपने आपसी मामले के चलते पति के सामने नहीं आना चाहती तो वो उसका हक है, मेरी टेंशन नहीं। अब सैटम को शेरिफ का ये बर्ताव अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो वहां से चला जाता है।
दूसरी तरफ माया टोनी नाम के एक एजेंट से मिलने के लिए आती है और उसको चिल्लाते हुए कहती है कि तुम सस्पेंड हो चुके हो और तुम्हें अपनी हियरिंग से पहले किसी भी FBI एजेंट से मिलने की परमिशन नहीं है। फिर टोनी माया से रिक्वेस्ट करता है, प्लीज मेरी हियरिंग में कुछ भी उल्टा सीधा मत बोलना, क्योंकि मैंने समाज से ड्रग का नामो निशान मिटाने के लिए अपनी जिंदगी के 15 साल दांव पर लगा दिए और अब तुम्हारा एक गलत बयान मेरी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। फिर जाते जाते माया टोनी से सिर्फ इतना ही कहती है कि मैं कभी भी झूठ का साथ नहीं दूंगी। दूसरी तरफ सैटम हेलन के घर में CCTV फुटेज चेक करने आता है ताकि उसे हेलन के बारे में पता चल सके। सैटम देखता है कि हेलन के गायब होने से ठीक पहले जोना बंदूक लेकर उसके घर पर आया था। फिर वो उस रिकॉर्डिंग की कुछ तस्वीरें निकालकर सीधा मार्टी के घर पहुंच जाता है। उस वक्त मार्टी और उसका पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना खा रहे थे। तभी मार्टी शार्लेट को शाबाशी देता है कि तुमने रूथ को सॉफ्टवेयर चुराने से रोक दिया। तभी मार्टी की नजर गेट पर खड़े सैटम पर पड़ती है। फिर वो सैटम को साफ साफ कह देता है कि इस वक्त हमारा खाने का समय है, इसलिए प्लीज हमें परेशान मत करो। लेकिन जब सैटम उसे जोना की तस्वीरें दिखाता है तो मार्टी के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि मार्टी, वैंडी और यहाँ तक कि शार्लेट को भी ये बात नहीं पता थी कि जोना बंदूक लेकर हेलन के घर पर गया था। फिर जोना पीछे से चिल्लाते हुए कहता है कि मैं जब घर से निकला तो उस समय हेलन जिंदा थी और ये इस बात का सबूत है कि मैंने उसे नहीं मारा। अब ये बात सुनते ही सैटम को शक होने लगता है कि जरूर हेलन मर चुकी है। फिर सैटम के जाने के बाद मार्टी और वैंडी इस बारे में जोना से बात करते हैं, लेकिन जोना तो उन दोनों की कोई भी बात सुनना नहीं चाहता था, क्योंकि एक बहन ने अपने भाई को मरवा दिया था। उसके लिए इससे बड़ी और कोई बात नहीं हो सकती थी। फिर जोना तुरंत ही अपनी साइकिल लेकर घर से कहीं चला जाता है। तभी काफी देर टहलने के बाद जब उसे कोई जगह नहीं मिलती तो वो रूथ के घर के बाहर आकर कुछ देर अपने मन को शांत करता है। रूथ जब वहां पर आती है तो जोना उसे एक खास बात बताता है कि मेरे पास भी मेरे पापा की तरह खुद का एक सॉफ्टवेयर है और अगर तुम चाहो तो उस सॉफ्टवेयर की हेल्प से पैसे लॉन्डर कर सकती हो। जोना रूथ की हेल्प इसलिए कर रहा था क्योंकि वो अपने मॉम डैड से बहुत ज्यादा नाराज था, क्योंकि उसके मामा बेन को मरवाने के पीछे उसके मॉम डैड का ही हाथ था। और अब वो रूथ की हेल्प इसलिए करना चाहता था क्योंकि रूथ उसके मामा बेन के बहुत करीब थी। फिर रूथ जोना को थैंक यू कहती है, लेकिन तभी उसे ख्याल आता है कि क्यों ना जोना खुद उसका पैसा लॉन्डर करे, लेकिन जोना इसके लिए तैयार नहीं था। फिर रूथ उसको कहती है कि तुम्हें सोचने के लिए जितना टाइम चाहिए ले लो और अगर तुम्हें कभी भी हमारे साथ काम करने का मन करे तो एनी टाइम तुम मुझे बता देना। अगले सीन में हम देखते हैं मार्टी एजेंट माया को फोन करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन माया मार्टी की एक भी कॉल अटेंड नहीं करती। फिर मार्टी उसके लिए एक वॉइस मैसेज छोड़ता है कि प्लीज तुम मुझे कॉल करो क्योंकि मैं तुमसे एक बहुत जरूरी बात करना चाहता हूँ। तभी मार्टी की नजर जेवियर पर पड़ती है जो काफी देर से उसका इंतजार कर रहा था। फिर जब मार्टी जेवियर से मिलता है तो जेवियर मार्टी को कहता है कि मैं तो बस यहाँ पर देखने के लिए आया था कि कैसीनो में सब कुछ कैसा चल रहा है। फिर मार्टी जेवियर को कहता है प्लीज आप तुरंत यहाँ से चले जाइए क्योंकि कैसीनो में हर तरफ FBI के एजेंट मौजूद हैं। लेकिन जेवियर कहता है कैसीनो ना सही हम तुम्हारे घर पर जाकर बात कर सकते हैं और इसी बहाने मैं वैंडी से भी मिल लूंगा। फिर मार्टी जेवियर को लेकर तुरंत अपने घर जाने लगता है। तभी वैंडी जब जेवियर को देखती है तो उसको बिल्कुल भी खुशी नहीं होती। फिर घर पहुंचते ही जेवियर पहला सवाल पूछता है कि तुम लोगों को जो काम सौंपे गए थे उनका क्या हुआ। फिर जवाब में वैंडी बताती है कि सब कुछ ठीक चल रहा है। हेलन के नाम पर जो भी लीगल बिजनेस मौजूद थे मैं उनको अपने नाम पर करके कार्टेल के बच्चों में बांट दूंगी, लेकिन इसके अलावा डार्लिन वाले काम में थोड़ी दिक्कत है क्योंकि यहाँ का शेरिफ डार्लिन का चमचा है और अगर हमने यहाँ थोड़ी सी भी गड़बड़ करी तो शेरिफ तुरंत यहाँ आकर हमें गिरफ्तार कर लेगा। वैंडी की बात सुनकर जेवियर थोड़ा सोच में पड़ जाता है, लेकिन अब उसके दिमाग में क्या खेल चल रहा है ये हमें आगे पता चलेगा। अगले सीन में हम रूथ और बिल्लू को देखते हैं जो पूल में एंजॉय कर रहे थे। तभी वहां पर जोना आता है और रूथ को कहता है कि मैं तैयार हूं। अब जोना ने तय कर लिया था कि वो किसी भी हाल में मार्टी का साथ नहीं देगा क्योंकि मार्टी और वैंडी खूनी हैं जिन्होंने अपने ही रिश्तेदार को मार डाला। दूसरी तरफ शेरिफ सैटम के कहने पर हेलन के घर में जांच करने के लिए आता है, लेकिन वहां पर उसकी मुलाकात जेवियर से होती है जो हाल ही में यहाँ पर शिफ्ट हुआ था। शेरिफ को देखते ही जेवियर को मार्टी की बात याद आ जाती है कि ये डार्लिन का चमचा है। फिर जेवियर तुरंत ही अपनी गन निकालकर शेरिफ को शूट कर देता है
जिसके बाद वो उसकी लाश को अपनी गाड़ी में डालकर सीधा मार्टी के घर पर पहुंच जाता है। फिर जेवियर उन दोनों को बताता है कि मैंने डार्लिन वाली प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है क्योंकि मैंने शेरिफ को रास्ते से हटा दिया है। फिर जब मार्टी और वैंडी शेरिफ की लाश देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। अब उन दोनों को भी पता चल जाता है कि नवारो ने जो जेवियर के बारे में बताया था वो एकदम सच है, ये बहुत ही खतरनाक आदमी है। फिर वो दोनों शेरिफ की लाश को गाड़ी से निकालने लगते हैं, लेकिन ठीक उसी समय दूर खड़ा जोना उन दोनों को देख लेता है और अपने माता पिता को ऐसा करता हुआ देखकर उसका दिल टूट जाता है। और इसी के साथ फर्स्ट एपिसोड का एंड हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। सेकंड एपिसोड में हम देखते हैं रूथ मार्टी के स्टोर में आकर बेन का कुछ सामान ढूंढ रही थी। तभी रूथ की नजर एक सुंदर सी बकरी पर पड़ती है। फिर वो तुरंत उस बकरी को खरीद लेती है और फिर उसे घर लाकर उससे बातें करने लगती है। रूथ अच्छे से जानती थी कि बेन एक पागल इंसान है और शायद वो दोनों कभी भी एक नहीं हो पाते, लेकिन फिर भी उसके मन में बेन को लेकर ढेर सारा प्यार छुपा था जो वो किसी से भी बयान नहीं कर सकती थी। दूसरी तरफ मार्टी एजेंट माया से मिलने के लिए जाता है। माया पूछती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। मार्टी कहता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। ओमार नवारो अपने सारे गैर कानूनी काम छोड़ना चाहता है और इसीलिए उसका कहना है कि अगर FBI वाले इसमें उसका साथ दें तो बदले में वो भी तुम्हारी हेल्प करेगा। लेकिन माया तो मार्टी की ये बात सुनते ही मना कर देती है क्योंकि FBI कभी भी एक क्रिमिनल को प्रोटेक्शन देने के लिए नहीं मानेगी। लेकिन अगर कार्टेल कुछ ऐसे नामों का खुलासा करे जिनके बाहर आने से क्रिमिनल वर्ल्ड को बहुत नुकसान हो तो शायद वो लोग उसको प्रोटेक्शन देने के बारे में सोच सकते हैं। फिर ये बात सुनते ही मार्टी वहां से चला जाता है क्योंकि उसे खुद भी नहीं पता था कि नवारो इस शर्त के लिए मानेगा या नहीं। दूसरी तरफ वैंडी को जब पता चलता है कि बेन की अस्थियां रूथ के पास है तो वो फौरन उनको वापस लेने के लिए रूथ के घर पहुंच जाती है। लेकिन वैंडी को देखते ही रूथ अपनी राइफल लेकर बाहर आ जाती है और कहती है कि अगर तुम्हें अस्थियां वापस चाहिए तो तुम्हें जोना को अपने साथ लाना होगा क्योंकि मैं उसके कहने पर ही वो अस्थियां दूंगी। फिर जाते जाते वैंडी रूथ पर चिल्लाते हुए कहती है कि मेरा भाई तुमसे प्यार नहीं करता था, उसने तुम्हारे जैसी कई सारी लड़कियों को डेट की थी, लेकिन उसकी मानसिक हालत को देखते हुए कोई भी लड़की उसको अपना नहीं पाई और ना ही तुम अपना पाती। दूसरी तरफ मार्टी माया के पास से निकलने के बाद ओमार को उसकी सारी शर्तें बता देता है, लेकिन ओमार नवारो मार्टी को कहता है कि मैं कोई लिखित लिस्ट नहीं देने वाला और अगर तुम्हें लगता है कि वो एजेंट मेरी हेल्प कर सकती है तो मैं एक बार उससे मिलना चाहता हूँ। फिर मार्टी नवारो को समझाता है कि वो तुमसे मिलने के लिए बिल्कुल भी नहीं मानेगी, लेकिन जो बात नवारो मार्टी के मुंह से सुनना चाहता था ये वो बात नहीं थी, इसलिए वो फोन काट देता है। अब मार्टी के लिए एक और मुसीबत खड़ी हो गई थी क्योंकि उसे कुछ भी करके माया को इस मीटिंग के लिए मनाना होगा, लेकिन कहीं ना कहीं उसको इस बात का भी डर है कि नवारो उसको मार ना डाले। फिर मार्टी का फोन काटते ही जेवियर नवारो के सामने बर्ड्स की बुराई करने लगता है और कहता है कि ये बर्ड्स किसी भी काम के नहीं हैं, लेकिन अगर हेलन जिंदा होती तो शायद वो हमारी काफी हेल्प कर सकती थी। फिर जेवियर की ये बात सुनते ही नवारो उसको जोरदार घूसा देता है क्योंकि नवारो को पता चल चुका था कि जेवियर ने शेरिफ को ठिकाने लगा दिया है और अब उसे डर है कि जेवियर की एक गलती के कारण FBI कभी भी कार्टेल तक पहुंच सकती है। फिर मार खाने के बाद जेवियर गुस्से में वहां से चला जाता है। अगले सीन में हम डार्लिन को देखते हैं जो फ्रैंक कासग्रोव से मिलने के लिए आई थी क्योंकि फ्रैंक अब उनका माल बेचने से मना कर रहा था। फिर डार्लिन के पूछने पर वो बताता है कि शेरिफ को कार्टेल के लोगों ने मार दिया है और अब मुझे डर है कि अगर हम तुम्हारा माल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो वो लोग हमें भी मार डालेंगे। फिर डार्लिन उसको काफी बार समझाती है लेकिन फ्रैंक उसकी एक भी नहीं सुनता। फिर डार्लिन गुस्से में वहां से चली जाती है। अब शेरिफ के गायब होने के बाद एक लेडी ऑफिसर ग्युनवर को उनकी जगह पर अपॉइंट कर दिया जाता है। फिर सैटम ग्युनवर से मिलता है और बताता है कि मैंने शेरिफ को हेलन के केस पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहा था, लेकिन उसके बाद वो भी कहीं गायब हो गए। इतने में वहां पर डार्लिन आ जाती है। फिर ग्युनवर डार्लिन को देखते ही सैटम को वहां से जाने के लिए कहती है। फिर सैटम के जाने के बाद ग्युनवर डार्लिन को एक बात साफ कर देती है कि मैं पहले वाले शेरिफ की तरह आपकी कोई भी हेल्प नहीं करूंगी क्योंकि मुझे पता है कि शेरिफ आपके लिए क्या क्या काम किया करता था। अब ग्युनवर की ये बात सुनते ही डार्लिन भी उससे कोई बात नहीं करती और वहां से चली जाती है। तभी कुछ समय बाद वैंडी अपने लाइफ प्लान को सेट करने के लिए
जिम को मिलने के लिए बुलाती है। दरअसल मार्टी और वैंडी मिडवेस्ट की सबसे पावरफुल फैमिली बनना चाहते थे, ताकि अगर वो कार्टेल के लिए काम छोड़ भी दें तो भी उनकी आने वाली पीढ़ियां आराम से बैठकर खा सके। फिर जिम वैंडी को कहता है कि आपको मिडवेस्ट के 5 शहरों में अपनी पकड़ मजबूत करनी होगी। मिसौरी, मिशिगन, इलिनॉय, विस्कॉन्सिन और ओहायो, इन सभी शहरों के सेनेटर सब लोग अलग अलग मिजाज के हैं और आपको इन सभी से बात करके इन सभी को अपनी तरफ करना होगा। फिर वैंडी जिम से पूछती है कि इस काम में कितना खर्चा आएगा। फिर जिम कहता है कि शुरुआत में लगभग $150 मिलियन आएगा और इसके बाद में भी काफी सारा खर्चा आने वाला है। अब ये बात सुनते ही वैंडी थोड़ा टेंशन में आ जाती है, क्योंकि $150 मिलियन कोई छोटी मोटी रकम नहीं थी। इतनी बड़ी रकम जमा करना बहुत ही मुश्किल काम है। अगले सीन में हम देखते हैं डार्लिन रूथ को बताती है कि शेरिफ गायब हो गया है और फ्रैंक ने भी हमारा माल बेचने से मना कर दिया। फिर डार्लिन जोना से पूछती है कि क्या तुम्हें शेरिफ के बारे में कुछ पता है, लेकिन जोना उसको झूठ बोल देता है कि मुझे कुछ नहीं पता। फिर डार्लिन तुरंत ही जोना को वहां से भगा देती है, क्योंकि अगर उसका माल बिकेगा ही नहीं तो पैसे लॉन्डर कहां से करेगी। अब उसे ना ही पैसे लॉन्डर करने की जरूरत है और ना ही उस मोटल की। फिर डार्लिन की बात सुनकर रूथ थोड़ा सोच में पड़ जाती है। अब क्योंकि रूथ ने खुद भी कई कैसीनो में काम किया था, इसलिए उसने अपने कई सारे कॉन्टैक्ट्स बना लिए थे। इसलिए वो डार्लिन को कहती है कि आप मुझ पर भरोसा रखिए, हमें कोई ना कोई सप्लायर तो मिल ही जाएगा। दूसरी तरफ मार्टी माया के घर पर जाकर उसे बताता है कि तुम्हें नवारो कार्टेल से मिलने के लिए जाना होगा, लेकिन माया किसी भी हालत में ये शर्त मानने वाली नहीं थी, क्योंकि कार्टेल से मिलने का मतलब है मौत। फिर मार्टी माया को समझाता है कि अब हमारे पास सिर्फ आखिरी मौका है, क्योंकि अगर तुम मिलने के लिए नहीं गई तो भी हम दोनों मारे जाएंगे और कार्टेल भी कभी पकड़ा नहीं जाएगा। अब माया अकेले वहां जाने से घबरा रही थी, लेकिन तभी मार्टी उसको समझाता है कि मैं और वैंडी भी तुम्हारे साथ चलेंगे और इसके अलावा जब तक ये मीटिंग खत्म नहीं हो जाती तब तक तुम और तुम्हारा बेटा विल्सन हमारे ही घर में रहेगा। फिर काफी सोचने के बाद माया मीटिंग के लिए मान जाती है, जिसके बाद मार्टी वापस से अपने घर आ जाता है। तभी वो दोनों देखते हैं कि जोना ने अपने नए सेटअप के लिए ढेर सारा सामान ऑर्डर किया है। फिर पूछने पर जोना उनको बताता है कि मैं रूथ के लिए पैसे लॉन्डर कर रहा हूँ और आप में से कोई भी मुझे ऐसा करने से रोक नहीं सकता। फिर मार्टी जोना की बात सुनते ही सबसे पहले शार्लेट के पास जाता है और कहता है कि आज के बाद तुम जोना को बिजनेस की कोई भी जानकारी नहीं दोगी, क्योंकि वो हमारे दुश्मनों के साथ काम कर रहा है। फिर वैंडी भी जोना को अपने दुश्मनों के साथ काम करने के लिए मना करती है, लेकिन मार्टी दोनों माँ बेटों के बीच में बिल्कुल भी नहीं बोलता। दरअसल मार्टी को गर्व है कि उसका 14 साल का बेटा मनी लॉन्ड्रिंग का बिजनेस इतने बढ़िया तरीके से चला रहा है। अब जोना ना केवल बिजनेस में एक्सपर्ट हो गया है, बल्कि उसने अपना खुद का सॉफ्टवेयर भी बना लिया है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसको बनाने में बड़े बड़े डेवलपर हाथ खड़े कर देते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं रूथ बिल्लू और डार्लिन को बताती है कि मेरे पास माल की सप्लाई के लिए एक बढ़िया आदमी है। वो आदमी ड्रग से लेकर लड़कियां सब कुछ बेचता है और उसकी इतनी पहचान है कि वो हमारा ये काम बहुत ही आसानी से कर सकता है। फिर डार्लिन रूथ से पूछती है कि वो हमारे ही माल में दिलचस्पी क्यों लेगा। रूथ कहती है कि हम उसे बताएंगे कि ये फसल हमारे खुद के फार्म में उगाई गई है। अब वैसे तो डार्लिन किसी पर भी भरोसा नहीं करती थी, उसको रूथ पर भी भरोसा नहीं था, लेकिन फिर भी वो सप्लायर से बात करने के लिए मान जाती है। दूसरी तरफ वैंडी क्लेयर नाम की एक मिलीनियर से मिलने के लिए आई थी। दरअसल क्लेयर शाह मेडिकल नाम की एक फार्मा कंपनी चलाती है और वो इकलौती ऐसी शख्स है जो उनके फाउंडेशन को $150 मिलियन डोनेट कर सकती है, लेकिन फिलहाल क्लेयर के पास बात करने का बिल्कुल भी समय नहीं था। फिर जब वैंडी उसको बार बार रिक्वेस्ट करती है तो वो कुछ देर के लिए छोटी सी मीटिंग के लिए मान जाती है। दूसरी तरफ रात को रूथ उस सप्लायर के रेस्टोरेंट में आती है। उस आदमी का नाम है कैरी, जो पेशे से एक शेफ है, लेकिन इसका असली धंधा है हेरोइन और लड़कियां सप्लाई करना। फिर रूथ कैरी से मिलकर अपने माल के बारे में अच्छी बातें बताती है और कहती है कि किसी को भी हमारे माल को इंजेक्ट करने की जरूरत नहीं, सूंघो और हो गया काम। अब रूथ की बातें सुनकर कैरी के अंदर उत्सुकता बढ़ने लगती है, इसलिए वो कहता है कि मैं पहले तुम्हारा फार्म देखूंगा और उसके बाद ही तय करूंगा कि माल कब और कितना लेना है। रूथ भी कैरी की ये बात मान लेती है, जिसके बाद अगली सुबह कैरी डार्लिन का फार्म देखने के लिए आता है। कैरी को फार्म बहुत पसंद आता है, लेकिन जब वो डार्लिन को और भी चीजें उगाने की सलाह देता है तो डार्लिन थोड़ा भड़क जाती है और कहती है कि ये मेरा फार्म है, इसलिए इसमें वही उगाया जाएगा जो मैं चाहती हूँ।
फिर बातों बातों में डार्लिन और कैरी के बीच में बहस बढ़ जाती है, जिसके कारण डार्लिन ये सौदा कैंसिल कर देती है। फिर रूथ बिल्लू को समझाती है कि हमें इससे अच्छा सप्लायर नहीं मिलने वाला, लेकिन बिल्लू भी डार्लिन की ही साइड लेता है और इस सप्लायर के साथ काम करने के लिए मना कर देता है। अगले सीन में हम देखते हैं एजेंट माया अपने बेटे को लेकर मार्टी के घर में शिफ्ट हो जाती है। फिर मार्टी और वैंडी उनकी सारी जिम्मेदारी शार्लेट को सौंपकर वहां से चले जाते हैं, क्योंकि कुछ देर बाद उनकी क्लेयर के साथ मीटिंग थी। फिर मार्टी क्लेयर को समझाता है कि आपको हमें $150 मिलियन देने ही होंगे, क्योंकि हम एक ऐसा ऑफर लेकर आए हैं जिसको सुनने के बाद आप उसे मना ही नहीं कर सकती। दरअसल क्लेयर की फार्मा कंपनी में कई $100 मिलियन का रॉ मटेरियल इस्तेमाल होता है और मार्टी का कहना है कि अगर वही रॉ मटेरियल हम आपको दें तो लगभग $300 मिलियन की बचत होगी। इन 300 मिलियन में से 150 मिलियन हम रख लेंगे और बाकी के 150 मिलियन आपकी ऊपर की कमाई होगी। अब क्लेयर को ये सौदा काफी पसंद आता है, जिसके बाद मार्टी और वैंडी वहां से चले जाते हैं। फिर जब मार्टी अपने कैसीनो में आता है तो देखता है कि जेवियर बोट में बैठा उसका इंतजार कर रहा था। फिर जेवियर मार्टी को बताता है कि हमें अभी की अभी हेलन के घर पर चलना होगा, क्योंकि शेरिफ को मारने के बाद उसका खून साफ करना रह गया था। फिर मार्टी और जेवियर तुरंत ही हेलन के घर के लिए निकल पड़ते हैं। जब मार्टी वहां पर सफाई कर रहा था तो उसे नवारो की कॉल आती है, लेकिन जेवियर मार्टी को कहता है कि उन्हें मेरे बारे में बिल्कुल भी मत बताना, तुम ऐसे बात करो जैसे मैं तुम्हारे साथ हूँ ही नहीं। अब मार्टी भी ठीक ऐसा ही करता है, लेकिन नवारो मार्टी की बात सुनते ही समझ जाता है कि जरूर कोई तो बात है जो मार्टी उसको कह नहीं पा रहा। फिर वो मार्टी से पूछता है कि क्या तुम मुझे कुछ कहना चाहते हो। फिर मार्टी कहता है कि मुझे आपकी हेल्प चाहिए। अब आपको एक फार्मा कंपनी के लिए ड्रग्स का इंतजाम करना होगा और बदले में वो लोग जो पैसे देंगे उससे तुम्हारा भी फायदा होगा और हमारा भी। अब नवारो को भी इस डील से कोई एतराज नहीं था, लेकिन फोन काटने से पहले वो एक बार फिर से मार्टी को अपनी सेफ्टी वाली बात याद दिला देता है। तभी मार्टी और जेवियर सफाई करने के बाद जब वहां से जाने लगते हैं तो ग्यूनवर हेलन के घर पर तफ्तीश करने के लिए आ जाती है। फिर मार्टी तुरंत ही जेवियर को अंदर वाले कमरे में छुपने के लिए कहता है। फिर ग्यूनवर मार्टी से मिलकर उससे पूछती है कि तुम यहाँ साफ सफाई क्यों कर रहे हो। मार्टी कहता है कि हेलन हमारी पार्टनर है और आज जब मैं उससे मिलने के लिए आया तो मैंने देखा कि ये घर बहुत ही गंदा हो गया था, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं थोड़ी साफ सफाई कर देता हूँ। फिर ग्यूनवर मार्टी की बात मान लेती है और कहती है कि घर लॉक करके तुम भी अपने घर चले जाओ। तभी रात के वक्त जब बर्ड्स फैमिली और माया एक साथ खाना खा रहे थे, तभी सैटम एक बार फिर से मार्टी से बात करने के लिए आता है। अब माया सैटम को नहीं जानती थी, इसलिए वो उसको देखते ही तुरंत उस पर बंदूक तान देती है, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि जरूर माया और उसके बेटे को इस आदमी से खतरा हो सकता है। लेकिन तभी वहां पर मार्टी आता है और माया को वापस खाना खाने के लिए भेज देता है। फिर वो सैटम को भी वहां से भगा देता है, क्योंकि जब तक एजेंट माया उसके घर में है तब तक सैटम का यहाँ पर आना ठीक नहीं होगा। फिर खाना खत्म होने के बाद माया मार्टी से पूछती है कि वो आदमी हेलन के बारे में क्यों पूछ रहा था। फिर जवाब में मार्टी सिर नीचे कर लेता है और उसको देखते ही माया समझ जाती है कि कार्टेल ने हेलन को भी मार डाला। फिर मार्टी माया को नवारो के भांजे के बारे में भी बता देता है और उसके बारे में जानते ही माया का दिल और भी ज्यादा घबराने लगता है, क्योंकि अगर कार्टेल अपनी 10 साल पुरानी वकील को मार सकता है तो फिर माया तो एक अजनबी है। कुछ देर बाद जब मार्टी और वैंडी सो रहे थे तभी नवारो उन्हें फोन करता है और कहता है कि मेरी गाड़ी आधे घंटे बाद तुम्हें लेने के लिए आएगी, इसलिए इस FBI एजेंट को तैयार करो। अब मार्टी ये बात जाकर माया को बताता है, लेकिन माया उसे साफ साफ मना कर देती है कि मैं अपनी जान जोखिम में नहीं डालूंगी। जब माया मना करती है तो मार्टी और वैंडी दोनों ही टेंशन में आ जाते हैं, क्योंकि अगर वो नहीं गई तो नवारो शाह मेडिकल्स वाली डील भी खत्म कर देगा। फिर वैंडी तुरंत ही माया को समझाने के लिए उसके कमरे में आती है और कहती है कि तुम्हें मीटिंग के लिए जाना ही होगा, क्योंकि अगर तुम नवारो कार्टेल से मीटिंग करने के लिए मना करोगी तो वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा, वो हमारे साथ साथ तुम्हें और तुम्हारे बेटे को भी मार डालेगा। अब ये बात सुनते ही माया मीटिंग में जाने के लिए मजबूर हो जाती है। तभी अगली सुबह नवारो की गाड़ी माया को लेने के लिए आ जाती है, लेकिन जब मार्टी और वैंडी भी उस गाड़ी में बैठने लगते हैं तो नवारो का आदमी कहता है कि बॉस सिर्फ इनसे ही मिलना चाहते हैं। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है।
थर्ड एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था। माया जब नवारो से मिलती है तो उसको अपनी सारी शर्तें बता देती है। उन शर्तों में से 2 शर्तें सबसे अहम थी, जिसमें पहली शर्त थी कि नवारो को कुछ समय तक फेडरल जेल में रहना होगा और दूसरी शर्त ये थी कि उसको कुछ ऐसे बड़े मुजरिमों के नाम बताने होंगे जो अभी तक पुलिस की नजरों से बचे हुए थे। नवारो जब माया की बात सुनता है तो सोच में पड़ जाता है, क्योंकि वो कुछ बड़े नामों का खुलासा तो कर देगा लेकिन जेल में हरगिज नहीं जाएगा। फिर जब नवारो काफी देर तक कोई जवाब नहीं देता तो माया उठकर वहां से चली जाती है। कुछ देर बाद मार्टी नवारो को फोन करके पूछता है कि मीटिंग में क्या हुआ। नवारो मीटिंग की कोई भी बात नहीं बताता, वो सिर्फ इतना ही कहता है कि मैं तुम्हें शाह मेडिकल्स डील के लिए माल का सैंपल भेज रहा हूँ, लेकिन बदले में मुझे एजेंट मिलर से दोबारा मिलना है। तभी मार्टी नवारो की बात सुनकर हिचकिचाने लगता है, क्योंकि कुछ देर पहले ही माया यहाँ से बहुत ही गुस्से में निकली है। तभी नवारो कहता है कि एक बात अच्छे से समझ लो, अगर मैं जीतूंगा तभी तुम्हारी जीत होगी, और इतना कहकर वो फोन काट देता है। दूसरी तरफ वैंडी अपने दोनों बच्चों को पत्थर की एक कब्र के पास बुलाती है, जो वैंडी ने खुद बैन की याद में ही बनाई थी। वैंडी कहती है कि तुम लोग जब चाहो यहाँ पर आकर बैन से बात कर सकते हो, लेकिन जोना अभी भी वैंडी से काफी नाराज था। उसे लगता है कि वैंडी ये सब कुछ सिर्फ दिखावे के लिए ही कर रही है, और इसीलिए जोना तुरंत वहां से चला जाता है। जब जोना वहां से चला जाता है तो वैंडी का भी सब्र का बांध टूट जाता है, क्योंकि उसने सीधे तरीके से कई बार जोना को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो माना ही नहीं। फिर वैंडी पावर हाउस के पास जाकर बेसमेंट की बिजली काट देती है, और ये देखकर जोना तुरंत समझ जाता है कि ये सब उसकी माँ ने जानबूझकर किया है ताकि वो पैसों को लॉन्डर ना कर सके। लेकिन जोना भी हार मानने वालों में से नहीं था। वो तुरंत रूथ को फोन लगाता है और अगली सुबह अपना सारा सेटअप उसकी गाड़ी में रखकर वहां से जाने लगता है। फिर वैंडी जोना को बहुत समझाती है और यहाँ तक कि उसके आगे गिड़गिड़ाती भी है कि ये लॉन्ड्रिंग का काम मत करो, लेकिन वो नहीं मानता। तभी रूथ जोना का सारा सेटअप अपने मोटल में ले जाकर रख देती है ताकि वो यहाँ आराम से मनी लॉन्ड्रिंग कर सके। तभी कुछ देर बाद रूथ के पास बिल्लू आता है और पूछता है कि तुम डार्लिन की इजाजत के बिना उसका माल क्यों बेच रही हो। दरअसल रूथ ने उस बहस के बाद भी प्रोडक्ट की सप्लाई बंद नहीं की थी। वो डार्लिन का काफी सारा माल कैरी को बेच चुकी है और उसे यकीन है कि जब डार्लिन को ये बात पता चलेगी तो वो भी बहुत खुश होगी। फिर बिल्लू रूथ को कहता है कि तुम कभी भी अपने आगे किसी की बात नहीं सुनती, और अब तो तुम एक बच्चे से पैसे भी लॉन्डर करवा रही हो जो शायद अभी 18 साल का भी नहीं हुआ। फिर रूथ कहती है कि ये कोई आम बच्चा नहीं है, ये मार्टी बर्ड का बेटा है और तुम्हें कोई अंदाजा भी नहीं है कि ये लौंडा क्या कर सकता है। जब बिल्लू के काफी बार समझाने के बाद भी रूथ नहीं मानती तो बिल्लू वहां से चला जाता है। अगले सीन में हम शार्लेट को देखते हैं जो फोन पर एरिन से बात कर रही थी। एरलिन जब शार्लेट से अपनी माँ के बारे में पूछती है तो शार्लेट कहती है कि हमें कई दिनों से उनके बारे में कुछ पता नहीं है। कहीं न कहीं एरिन को अंदाजा हो गया था कि अब उसकी माँ मर चुकी है, लेकिन वो यही बात शार्लेट के मुंह से सुनना चाहती थी। फिर कुछ देर बातें करने के बाद वो दोनों आपस में मिलने के बारे में तय करती है, क्योंकि शार्लेट ये सारी कहानी उसको फोन पर नहीं बता सकती थी, क्योंकि अगर कैरिन ने दुख के कारण कुछ उल्टा सीधा कर लिया तो शार्लेट खुद को कभी भी माफ नहीं कर पाएगी। तभी रात के वक्त पूरी बर्ड फैमिली एक साथ ट्रिप पर जाने की बात करती है। मार्टी और वैंडी भी शिकागो जाकर अपने कुछ बीते हुए पल याद करना चाहते थे, लेकिन जोना उनके साथ आने से मना कर देता है। उसके मना करने पर वैंडी और मार्टी उससे जबरदस्ती नहीं करते, और जैसे ही सुबह होती है वो सभी जोना को छोड़कर शिकागो के लिए निकल पड़ते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं डार्लिन फ्रैंक से मिलने के लिए आती है और उसको माल से भरा हुआ एक बैग देते हुए कहती है कि मैंने तुमसे जितने भी पैसे उधार लिए थे उनके बदले में मैं तुम्हें ये माल दे रही हूँ। डार्लिन देखना चाहती थी कि फ्रैंक ये माल लेता है या नहीं, क्योंकि अगर उसने ये माल ले लिया तो इसका मतलब ये होगा कि वो अभी भी ये माल डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। लेकिन डार्लिन का तो सारा प्लान ही बेकार हो जाता है। फ्रैंक कहता है कि मुझे केवल कैश चाहिए और वो भी जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। अब फ्रैंक के मुंह से ये बात सुनते ही डार्लिन अपने बैग की चैन बंद करती है और वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ शार्लेट जब एरिन से मिलती है तो उसको हेलन के बारे में सब कुछ बता देती है। वो कहती है कि तुम गलती से भी ये बात किसी को मत बताना, क्योंकि अगर ये बात किसी को भी पता चल गई तो ना तुम जिंदा बचोगी, ना तुम्हारा भाई और ना ही तुम्हारे डैड। अगले सीन में हम देखते हैं वैंडी और जिम एक पॉलिटिकल डोनर डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग नाम के आदमी से मिलने जाते हैं।
दरअसल किंग एक रिटायर्ड रिपब्लिकन कमेटी मेंबर है और उनके पास इतने सारे सोर्सेज हैं कि वो बर्ड फाउंडेशन को एक बहुत बड़ा सपोर्ट दिलवा सकते हैं। फिर वेंडी उनको बहुत ही प्यार से समझाती है कि प्लीज आप हमारे फाउंडेशन को सपोर्ट कीजिए, लेकिन जब किंग उसकी बेइज्जती करने लगते हैं तो वेंडी भी गुस्सा कर जाती है और कहती है कि आपको जितना वक्त लेना हो ले लीजिए, लेकिन अगर बोर्ड में सीट्स खत्म हो गई तो हमारी तरफ से आपको जो भी फायदा होने वाला है वो आप खो देंगे। फिर इतना कहकर वेंडी और जिम वहां से उठकर चले जाते हैं। दूसरी तरफ मार्टी और जेवियर शा मेडिकल की हेड क्लेयर को सैंपल दिखाने के लिए पहुंच जाते हैं। अंदर जाने से पहले क्लेयर के आदमी उनके फोन और हथियार जब्त कर लेते हैं ताकि अंदर जाकर ये दोनों कोई गड़बड़ ना कर सके। फिर जब जेवियर क्लेयर को बताता है कि आज मैं अपने अंकल की जगह पर सैंपल लेकर आया हूँ तो क्लेयर कुछ सोचने लगती है। दरअसल क्लेयर की फैमिली में भी सभी लोग क्रिमिनल बैकग्राउंड से ही हैं और वो नहीं चाहती कि जो गलती उसकी फैमिली वालों ने की वही गलती वो भी करे। फिर जब सैंपल की टेस्टिंग की जाती है तो नवारो का लाया हुआ सैंपल एकदम परफेक्ट निकलता है, जिसके बाद मार्टी और क्लेयर ये डील फाइनल कर देते हैं। अगले सीन में हम रूथ को देखते हैं जो अपना काफी सारा माल बिक जाने के बाद जोना के साथ बैठकर जश्न मनाती है। तभी वहां डार्लिन भी आ जाती है और रूथ पर चिल्लाते हुए कहती है कि तुमने मेरे मना करने के बावजूद उस माल की सप्लाई क्यों की। डार्लिन के हर एक सवाल के बदले रूथ उसके हाथ में पैसों से भरा हुआ बैग थमा देती है और कहती है कि ये तो बस शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या, मैं आपको इससे भी कई गुना ज्यादा पैसा कमा कर दूंगी। फिर इतना सारा पैसा देखकर डार्लिन का सारा गुस्सा गायब हो जाता है। फिर वो तुरंत ही पैसों के बैग अपनी गाड़ी में रखती है और वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ क्लेयर के पास से निकलने के बाद जेवियर अपना फोन वापस ले लेता है। फिर वो मार्टी को बताता है कि आज मुझे एक बहुत बड़ी गन शिपमेंट भेजनी थी, लेकिन मेरा फोन जब्त हो जाने के कारण मैं अपने आदमियों से बात ही नहीं कर पाया। जेवियर की बात सुनकर मार्टी के दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया आता है। फिर वो चुपके से नवारो को फोन करता है और कहता है कि तुम्हारी परेशानी का हल मिल गया है। दरअसल मार्टी चाहता था कि नवारो ये शिपमेंट वाली बात माया को बता दे, जिसके बाद माया को यकीन हो जाएगा कि नवारो कार्टेल सच में यूएस गवर्नमेंट की हेल्प करना चाहता है। लेकिन नवारो को मार्टी पर विश्वास नहीं था। वो सोच रहा था कि जरूर ये कोई गेम खेल रहा है, लेकिन मार्टी नवारो को विश्वास दिलाने के लिए खुद उसको माया का नंबर देता है और कहता है तुम खुद उससे बात कर लो। तभी कुछ देर बाद नवारो माया के पास फोन करता है और वो शिपमेंट वाली बात लीक कर देता है। अब वैसे तो माया नवारो की हेल्प नहीं लेना चाहती थी, लेकिन तभी उसको ख्याल आता है कि अगर किसी क्राइम को रोका जा सकता है तो एक FBI ऑफिसर का फर्ज है कि सबसे पहले उसको रोके। फिर सारा काम खत्म हो जाने के बाद बर्ड फैमिली और जेवियर एक साथ बैठकर डिनर करते हैं। जेवियर को कोई अंदाजा भी नहीं था कि मार्टी ने ये शिपमेंट वाली बात नवारो को बता दी। तभी कुछ देर बाद जेवियर के पास उसके एक खास आदमी का फोन आता है और वो बताता है कि पुलिस ने रेड मारकर आपकी गन शिपमेंट वाला ट्रक पकड़ लिया है। लेकिन हैरान करने वाली बात ये थी कि इतना सब होने के बाद भी जेवियर के चेहरे पर एक शिकन तक नहीं आई। फिर वो मुस्कुराते हुए वापस से अपनी टेबल पर खाना खाने बैठ जाता है और इसी के साथ थर्ड एपिसोड का एंड हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। फोर्थ एपिसोड में हम देखते हैं वेंडी और क्लेयर एक स्पीच के जरिए दुनिया को बर्ड फाउंडेशन और शो मेडिकल की दोस्ती के बारे में बता रहे थे। वेंडी ये झूठ बोल देती है कि उसका भाई एक ड्रग एडिक्टेड था। वो कहती है कि मेरे भाई ने अपने जीवन में कई तरह की परेशानियां झेली हैं और इसीलिए हम सब मिलकर कुछ ऐसे रिहैब सेंटर खोलेंगे जहां बैन जैसे सभी लोगों का इलाज हो सके। मार्टी को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती क्योंकि वेंडी जनता का सपोर्ट पाने के लिए एक मरे हुए इंसान का सहारा ले रही थी। उस समय सैटम भी अपनी गाड़ी में बैठा वेंडी की ये स्पीच सुन रहा था। सैटम को शक हो जाता है कि जरूर बर्ड्स कुछ तो छुपा रहे हैं, क्योंकि पहले उन्होंने हेलन के शिकागो जाने वाली बात कही जो बेशक एक झूठ खबर थी, और अब ये बेन के बारे में ऐसा बोल रहे हैं जिसका जिक्र आज तक वेंडी ने कभी किसी से नहीं किया। फिर वो यही बातें सोचता हुआ वहां से चला जाता है। अगले सीन में हम रूथ को देखते हैं जो जोना को फोन करके तुरंत मोटेल में आने के लिए कहती है क्योंकि कैश का काम काफी बढ़ चुका था और उन्हें कोई ऐसा शख्स चाहिए था जो ये सब कुछ संभाल सके। फिर जोना रूथ को सलाह देता है कि तुम एक मैनेजर रख लो, वो मैनेजर कैश का सारा लेन देन खुद देख लेगा और इसके अलावा वो बाकी कामों में भी तुम्हारी हेल्प करेगा। मैनेजर वाली बात सुनते ही रूथ को तुरंत सैम का ख्याल आता है। फिर वो सीधे सैम के पास पहुंच जाती है और उसको ऑफर देती है कि अगर तुम हमारे साथ काम करोगे
तो अपनी पिछली कमाई से भी कई गुना ज्यादा पैसे कमा सकोगे। फिर सैम लालच में आकर रूथ के साथ काम करने के लिए मान जाता है। दूसरी तरफ जेवियर अपनी वीपन शिपमेंट वाली बात को लेकर काफी टेंशन में था। हालांकि उसने शार्लेट और वैंडी के सामने इस बात का जिक्र तक नहीं किया, लेकिन जब वो और मार्टी शो मेडिकल की पहली डिलीवरी के लिए रवाना होते हैं तो जेवियर उसको कहता है कि प्लीज तुम माया से उस खबरी के बारे में पता करो जिसने मेरी शिपमेंट के बारे में उसको खबर दी थी। फिर मार्टी कहता है ठीक है, मैं उससे बात करके देखता हूँ। मार्टी का मन बहुत घबरा रहा था क्योंकि अगर जेवियर को पता चल गया कि वो खबरी कोई और नहीं बल्कि मार्टी खुद है तो जेवियर बिना कुछ सोचे समझे मार्टी को ठोक देगा। फिर कुछ दूर सफर करने के बाद मार्टी और जेवियर शो मेडिकल का पहला शिपमेंट क्लेयर के आदमियों तक पहुंचा देते हैं। दूसरी तरफ रूथ और कैरी कुछ देर एंजॉय करने के लिए मार्टी के कैसीनो में जाते हैं। तभी शार्लेट मार्टी को फोन करके पूछती है कि मैं उन्हें अंदर आने दूं या नहीं। फिर जवाब में मार्टी रूथ को फोन देने के लिए कहता है। फिर जब रूथ फोन पकड़ती है तो मार्टी उसको वार्निंग देते हुए कहता है कि कैसीनो में कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। फिर रूथ, कैरी और उनके सारे दोस्त कैसीनो में खेलना शुरू कर देते हैं। तभी रूथ देखती है कि टीवी पर वैंडी बर्ड की स्पीच आ रही है। फिर रूथ वो स्पीच सुनने लगती है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि वैंडी ने बेन के बारे में झूठ कहा है तो वो गुस्सा हो जाती है। उस समय कैरी भी बार बार बाथरूम में जाकर माल फूक रहा था और इस बात का रूथ को कोई अंदाजा भी नहीं था कि कैरी बार बार बाथरूम में क्यों जा रहा है। लेकिन कुछ देर बाद माल की ओवरडोज के कारण कैरी सीढ़ियों से गिर जाता है। फिर रूथ तुरंत उसे एंटी ड्रग देकर बचाती है, लेकिन टेंशन अभी खत्म नहीं हुई थी। मार्टी को इस बात का पता चलते ही वो रूथ को बहुत डांटता है और चिल्लाते हुए कहता है कि तुम दोबारा कभी भी मेरे कैसीनो में कदम मत रखना। दरअसल ये हादसा मार्टी के कैसीनो में हुआ था और पुलिस को इस बात का पता चलते ही वो रूथ या उसके दोस्तों से नहीं बल्कि मार्टी से पूछताछ करेगी। फिर रूथ भी दुखी होकर वहां से चली जाती है, जिसके बाद वो और कैरी का ड्राइवर ब्रैनकिन ये बात डार्लिन को आकर बताते हैं। ब्रैनकिन डार्लिन को कहता है कि वहां पर किसी को भी आपके ड्रग्स के बारे में पता नहीं चला, लेकिन अपना मुंह बंद रखने के लिए मुझे कुछ पैसे चाहिए। फिर डार्लिन इनाम में उसको गोली मार देती है और ये हादसा देखते ही रूथ और बिल्लू दोनों ही कांप जाते हैं। फिर डार्लिन उनको ऑर्डर देती है कि इस लाश को ले जाकर जंगल में दफना दो। आज बिल्लू ने पहली बार डार्लिन का ऐसा रूप देखा था और शायद यही कारण है कि वो इस सच्चाई को अपना नहीं पा रहा था। लाश दफनाते वक्त रूथ अपने भाई को कहती है कि अगर तुम चाहो तो आज रात मेरे घर पर रुक सकते हो। फिर वो दोनों सीधा रूथ के घर पर चले जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं सैटम वैंडी के पिता से बात करने के लिए पहुंच जाता है ताकि वो उनको वैंडी और बेन की सच्चाई बता सके। वैंडी के पिता उसे बताते हैं कि बेन कभी भी ड्रग्स नहीं लेता था और रही बात उनकी बेटी की तो वैंडी कई साल पहले ही अपनी सोच बदल चुकी है। दरअसल वैंडी के पिता भी उसके ऐसे बर्ताव से काफी परेशान थे क्योंकि वैंडी शुरू से ऐसी नहीं थी, लेकिन मार्टी से मिलने के बाद उसकी सोच और जीने का तरीका दोनों ही बदल गए, यानी कि सारी गड़बड़ मार्टी में ही है। दूसरी तरफ ऑफिसर ग्यूनवर रूथ से पिछली रात हुए हादसे के बारे में पूछताछ करने के लिए आती है। फिर रूथ उनको साफ साफ कह देती है कि मैं उस ड्रग के बारे में कुछ भी नहीं जानती, मैं और कैरी वहां पर बस खेलने के लिए ही आए थे और उसके पास वो ड्रग्स कहां से आए ये मुझे नहीं पता। कहीं ना कहीं ग्यूनवर को शक हो गया था कि रूथ झूठ बोल रही है, लेकिन फिलहाल कोई सबूत ना होने के कारण वो वहां से चली जाती है। फिर ग्यूनवर मार्टी और वैंडी से आकर पूछताछ करती है, लेकिन मार्टी उन्हें रूथ और ड्रग के बारे में कुछ भी नहीं बताता। फिर वैंडी कहती है कि रूथ और कैरी डार्लिन स्नेल्स के पार्टनर हैं, तो हो सकता है कि इन सब के पीछे डार्लिन का ही हाथ हो। फिर ग्यूनवर के जाने के बाद मार्टी वैंडी पर चिल्लाने लगता है क्योंकि वो रूथ को फंसाने की कोशिश कर रही थी। वैंडी कहती है मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, जोना भी उन्हीं लोगों के साथ काम कर रहा है और उसकी अक्ल तभी ठिकाने आएगी जब उन सभी को जेल हो जाएगी। अगले सीन में हम देखते हैं जेवियर जेल में अपने आदमी से उस रेड के बारे में पता करने के लिए जाता है। वो पूछता है कि क्या उन FBI ऑफिसर्स में से कोई लेडी भी थी। उसका आदमी बताता है कि ये मुझे नहीं पता क्योंकि काफी ज्यादा अंधेरा होने के कारण मैं किसी का भी चेहरा नहीं देख पाया। फिर जेवियर तुरंत ही आसपास की CCTV फुटेज निकलवाने का ऑर्डर देता है ताकि अगर माया मिलर उस रेड में शामिल हुई तो ये बात कंफर्म हो जाएगी कि मार्टी झूठ बोल रहा है। तभी जब अगली सुबह होती है तो रूथ और बिल्लू वापिस डार्लिन के पास चले जाते हैं। डार्लिन बिल्लू से पूछती है कि रात को जो कुछ भी हुआ मैं उसके लिए माफी मांगती हूँ और फिर वो रूथ को समझाती है कि तुम वैंडी और मार्टी से दूर रहना क्योंकि उसे पता था
कि रूथ वैंडी की उस स्पीच के कारण काफी उदास है और हो ना हो ये पागल लड़की उससे बदला लेने के बारे में भी सोच रही होगी। फिर जब रूथ वहां से चली जाती है तो डार्लिन बिल्लू से कहती है कि हमें तुम्हारी बहन के लिए कुछ करना चाहिए। तभी रूथ कैरी के पास जाती है। कैरी अब पूरी तरह से ठीक हो चुका था, लेकिन लास्ट नाइट के बाद कैरी ने सोच लिया था कि आज के बाद वो कभी भी माल बेचने का बिजनेस नहीं करेगा। ये बात सुनते ही रूथ थोड़ा टेंशन में आ जाती है, क्योंकि अगर कैरी उनसे माल नहीं उठाएगा तो एक बार फिर से डार्लिन के लिए दिक्कतें बढ़ जाएंगी। तभी हम वैंडी को देखते हैं जो अपने डैड से फोन पर बात कर रही थी। वैंडी के डैड उसको बताते हैं कि एक अनजान शख्स मुझसे मिलने के लिए आया था और उसने मुझे बताया कि आपकी बेटी अपने ही भाई के बारे में दुनिया को झूठ बता रही है। फिर वैंडी अपने डैडी की बात सुनते ही गुस्से में फोन तोड़ देती है। दरअसल पिछले कुछ दिनों में हर कोई उससे यही सवाल कर रहा है और अब ये बात वैंडी के लिए बर्दाश्त से बाहर हो गई थी। अगले सीन में हम देखते हैं जेवियर मार्टी के पास फोन करता है और बताता है कि माया मिलर भी उस रेड के अंदर शामिल थी। मार्टी जेवियर को शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार जेवियर को यकीन था कि या तो मार्टी उनको धोखा दे रहा है या फिर क्लेयर का वो आदमी जो उस दिन मार्टी और जेवियर के साथ मौजूद था। फिर जेवियर मार्टी से साफ साफ कह देता है कि जब तक मुझे उस धोखेबाज का नाम पता नहीं चल जाता तब तक किसी भी माल की डिलीवरी नहीं होगी। अब ये बात सुनते ही मार्टी भी टेंशन में आ जाता है, क्योंकि अगर जेवियर डिलीवरी नहीं करेगा तो उनकी 150 मिलियन की डील शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी। फिर मार्टी तुरंत वैंडी को फोन करता है और उसको इस बारे में बताता है। इत्तेफाक से उस समय वैंडी क्लेयर के ही साथ थी। फिर जब क्लेयर को ये बात पता चलती है तो वो वैंडी को चेतावनी देकर वहां से चली जाती है कि मुझे माल की डिलीवरी समय पर चाहिए। अब वैंडी भी समझ नहीं पा रही थी कि वो इस जेवियर का क्या करे, क्योंकि जब भी ये लोग कुछ करने जाते हैं तो ये जेवियर हमेशा उनके रास्ते में मुसीबत बनकर खड़ा हो जाता है। फिर वैंडी काफी देर सोचने के बाद कार्टेल के पास फोन करती है और कहती है कि अगर तुम सच में इन सब से बाहर निकलना चाहते हो तो तुम्हें अपने एक खास आदमी की कुर्बानी देनी होगी। ये बात सुनते ही नवारो कार्टेल तुरंत ही समझ जाता है कि वैंडी जेवियर की बात कर रही है। फिर वो वैंडी को कहता है कि एक बात का ध्यान रखना, मेरा और तुम्हारा फ्यूचर एक ही है, इसलिए अगर मैं सेफ रहा तभी तुम सेफ रहोगी। और इतना कहकर नवारो फोन काट देता है। दोस्तों, नवारो ने ये बहुत ही गहरी बात की थी, क्योंकि अगर वो जेल में गया तो वैंडी और मार्टी भी जेल में जाएंगे और अगर वो मारा गया तो मार्टी और वैंडी भी मारे जाएंगे। इसीलिए नवारो कार्टेल का सेफ रहना जरूरी है। दूसरी तरफ मार्टी रूथ से मिलने के लिए जाता है, क्योंकि अब रूथ ही है जो उसकी हेल्प कर सकती है। अब रूथ भी मार्टी का चेहरा देखते ही समझ जाती है कि जरूर इसे कोई काम होगा, क्योंकि मार्टी बर्ड बिना किसी मतलब के किसी से भी मीठी मीठी बातें नहीं करता। फिर मार्टी सीधा मुद्दे पर आता है और कहता है कि मुझे डार्लिन के द्वारा तैयार किया हुआ माल चाहिए। अब रूथ कुछ भी समझ नहीं पाती, क्योंकि मार्टी का काम माल सप्लाई करने का नहीं है। लेकिन तभी मार्टी उसको कहता है कि मुझे ये माल अपने लिए नहीं बल्कि किसी और के लिए चाहिए। इस वक्त मार्टी को माल की जरूरत थी और रूथ को पैसों की, जिसका मतलब वो ये सौदा आराम से पूरा कर सकते हैं। लेकिन रूथ बिना डार्लिन से पूछे मार्टी को कोई भी जवाब नहीं दे सकती थी, इसलिए वो मार्टी से थोड़ा समय मांगती है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। 5th एपिसोड की शुरुआत इन्वेस्टिगेटर मेल सैटम के एक फ्लैशबैक सीन से होती है। सैटम पहले एक डिटेक्टिव का काम नहीं किया करता था, बल्कि वो तो पुलिस फोर्स का एक ऑफिसर था, जिससे आज तक कोई भी मुजरिम बच नहीं पाया। लेकिन सैटम को एक बुरी आदत भी थी और वो थी माल फूकने की, जिसके कारण उसको पुलिस फोर्स से बाहर निकाल दिया गया। अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि सैटम को हेलन का मर्डर केस सॉल्व करने में इतनी दिलचस्पी क्यों है। अगले सीन में हम क्लेयर को देखते हैं, जो वैंडी से इस नए माल को लेकर काफी तरह के सवाल पूछ रही थी। फिर वैंडी क्लेयर को शांत करती है और कहती है कि जो लोग हमें माल बेचते हैं उनके साथ हमारा बिजनेस काफी पुराना है। फिर वैंडी और क्लेयर रूथ से जाकर मिलते हैं। रूथ माल का सैंपल अपने साथ ही लेकर आई थी, जिसके बाद क्लेयर का खास आदमी कॉनर बाथरूम में जाकर उस सैंपल को टेस्ट करता है। उस समय क्लेयर रूथ को देखकर मन ही मन मुस्कुरा रही थी, क्योंकि आमतौर पर इतनी कम उम्र के लोग इस तरह के धंधे नहीं करते। फिर सैंपल टेस्टिंग के बाद ये बात साफ हो जाती है कि माल एकदम प्योर है। लेकिन मार्टी और क्लेयर दोनों को ही लग रहा था कि अब उनकी परेशानी टल गई है, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि इस समय डार्लिन एक अलग ही खिचड़ी पका रही है। दरअसल रूथ ने अब तक इस डील के बारे में डार्लिन को बताया ही नहीं है, जिसके कारण डार्लिन अपना माल बेचने के लिए ब्राक से हेल्प मांगती है।
अब ब्राक ठहरा कैंसास सिटी माफिया का बेटा और उसके पास इतने सोर्सेज हैं कि वो आराम से डार्लिन का सारा माल बिकवा सकता है। हालांकि ब्राक अभी भी गोली चलाने वाली बात को लेकर काफी नाराज था, लेकिन जब डार्लिन उससे माफी मांगती है तो वो उसकी हेल्प करने के लिए मान जाता है। दूसरी तरफ क्लेयर को सैंपल दिखाने के बाद जब मार्टी और वैंडी घर जा रहे थे, तभी मार्टी को बेन के मिसिंग पोस्टर दिखाई देते हैं। फिर मार्टी ये सोच में पड़ जाता है कि आखिर ये पोस्टर्स किसने छपवाए होंगे, क्योंकि रूथ और उसकी फैमिली सभी को पता है कि बेन अब इस दुनिया में नहीं रहा। तभी वैंडी का शक जोना पर जाता है, क्योंकि जोना उन्हें परेशान करने के लिए ऐसा कर सकता है। तभी रात के वक्त जब सभी खाना खा रहे थे तो वैंडी जोना से उन पोस्टर्स के बारे में पूछती है, लेकिन जोना साफ साफ मना कर देता है कि वो पोस्टर्स मैंने नहीं छपवाए बल्कि डार्लिन ने ही लगवाए हैं, क्योंकि वो रूथ की हेल्प करना चाहती है। फिर बातों बातों में मार्टी शार्लेट से पूछता है कि तुम्हारा एंट्रेंस एग्जाम कैसा रहा। फिर शार्लेट बताती है कि मैंने एग्जाम बीच में ही छोड़ दिया था, क्योंकि वैंडी अब शार्लेट को और नहीं पढ़ाना चाहती थी। उसका मानना है कि शार्लेट भी आगे चलकर अब उसका काम संभाले और इसीलिए उसे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। फिर इस बात को लेकर मार्टी और वैंडी में बहस हो जाती है। फिर जब सभी लोग सो जाते हैं तो मार्टी शार्लेट के रूम में उससे बात करने के लिए आता है। फिर मार्टी शार्लेट को कहता है कि तुम बिल्लू से हेल्प क्यों नहीं मांगती, क्योंकि अगर बिल्लू डार्लिन को समझाएगा तो शायद वो पोस्टर्स हटवा देगी। अब शार्लेट भी मार्टी की बात मान जाती है, जिसके बाद मार्टी निश्चिंत होकर सोने के लिए चला जाता है। अगली सुबह सैटम एक बार फिर से मार्टी के घर पर आता है, लेकिन मार्टी उसको साफ साफ कह देता है कि हमें आज किसी जरूरी काम से बाहर जाना है, इसलिए हमें तुम्हारी कोई भी बकवास नहीं सुननी। फिर सैटम मार्टी को कहता है कि मुझे बस हेलन चाहिए, क्योंकि अगर वो मर चुकी है तो उसकी डेड बॉडी दिखाकर भी तुम इस मुसीबत से छुटकारा पा सकते हो। अब मार्टी समझ जाता है कि सैटम को सच्चाई के बारे में पता चल चुका है, लेकिन फिलहाल वो उसको वहां से भगा देता है। फिर वैंडी अपने फाउंडेशन को और भी मजबूत बनाने के लिए सीनेटर शेफर्ड के पास जाती है। अब शेफर्ड भी बर्ड फाउंडेशन को सपोर्ट करने के लिए मान गए थे, लेकिन बदले में वो एक शर्त रखते हैं कि मुझे एक फाइल चाहिए। वैंडी कुछ समझ नहीं पाती कि ये कौन सी फाइल की बात कर रहे हैं। फिर शेफर्ड उसको पूरी कहानी बताते हैं। दरअसल सीनेटर शेफर्ड का बेटा एक जज है और उनका पोता एक बिजनेसमैन, जिसने एक खास तरह का टेक्निकल बिजनेस खड़ा कर दिया था। फिर शेफर्ड के बेटे ने अपने बेटे के बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहा, लेकिन बाद में जब इस पर इन्वेस्टिगेशन हुई तो इनसाइडर ट्रेडिंग के जुर्म में जज के नाम पर ही एक फाइल बना दी गई। शेफर्ड बस उसी फाइल को चेक करना चाहते हैं और उन्हें अच्छी तरह से पता है कि वैंडी आराम से ये काम पूरा कर लेगी। फिर वैंडी भी शेफर्ड की ये शर्त मान लेती है। दूसरी तरफ रूथ को जब ये पता चलता है कि डार्लिन ने सारा माल बेच दिया है तो उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। फिर वो तुरंत ये बात मार्टी को जाकर बताती है, जिसके बाद मार्टी क्लेयर से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज हमें थोड़ा समय और चाहिए। फिर क्लेयर कहती है मैं तुम पर आखिरी बार भरोसा कर रही हूँ, और ये कहकर वो वहां से चली जाती है। फिर मार्टी रूथ को कहता है कि हमें किसी भी हाल में वो सारा माल वापस लाना होगा और उस माल के बदले मैं $1 लाख ज्यादा देने को तैयार हूँ, क्योंकि मुझे वो माल जल्दी से जल्दी क्लेयर तक पहुंचाना है। मार्टी की बात सुनकर रूथ के दिमाग में एक आइडिया आता है। फिर वो मार्टी को कहती है कि ब्राक से मैं बात कर लूंगी, लेकिन बदले में मुझे भी $1 लाख चाहिए। अब मार्टी को मजबूरी में रूथ की बात माननी पड़ती है, जिसके बाद रूथ तुरंत ही ब्राक से बात करने के लिए निकल पड़ती है। दूसरी तरफ वैंडी उस फाइल को हासिल करने के लिए माया की हेल्प लेती है। माया बिना कुछ सोचे समझे उसे फाइल लाकर दे देती है, क्योंकि कार्टेल की इस रेड के बाद पूरा ब्यूरो माया से बहुत खुश है। अगले सीन में हम देखते हैं बिल्लू और डार्लिन स्टोर में एक साथ काम कर रहे थे। तभी शार्लेट बिल्लू के पास मैसेज करती है और उसको मिलने के लिए बुलाती है। फिर बिल्लू डार्लिन को झूठ कहकर वहां से निकल जाता है, लेकिन उसको इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि डार्लिन को उस पर पहले से ही शक है। तभी काफी समय बाद एक दूसरे से मिलकर बिल्लू और शार्लेट काफी खुश हो जाते हैं। फिर बिल्लू अचानक से गायब हो जाने के कारण शार्लेट से माफी मांगता है। फिर शार्लेट कहती है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें डार्लिन के साथ देखकर काफी खुश हूँ। फिर वो बिल्लू से पोस्टर्स हटवाने के लिए रिक्वेस्ट करती है और बिल्लू भी शार्लेट की हेल्प करने के लिए इनकार नहीं करता, लेकिन उसको तो खुद भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो डार्लिन को वो पोस्टर्स हटवाने के लिए कैसे मनाएगा। अगले सीन में हम देखते हैं वैंडी पुलिस स्टेशन में जाकर अपने भाई की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवाती है, क्योंकि वैंडी ने पहले ही एक नया प्लान सोच लिया था। वो जानती है कि आज नहीं तो कल
बेन पर इन्वेस्टिगेशन जरूर शुरू होगी और जब पुलिस को पता चलेगा कि वैंडी पहले ही उसकी मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवा चुकी है तो किसी को भी उस पर शक नहीं होगा। फिर पुलिस स्टेशन से निकलने के बाद वैंडी डार्लिन को फोन करती है और उसको जलाने के लिए कहती है कि मैंने खुद अपने भाई की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवा दी है। फिर ये बात सुनकर डार्लिन फोन काट देती है। दूसरी तरफ मार्टी, रूथ और ब्राक उन डीलर्स को मिलने के लिए बुलाते हैं जिनको ब्राक ने माल बेचा था। उनमें से एक डीलर तो $1 लाख लेकर आधा माल वापस कर देता है, लेकिन दूसरा रूथ की बातों में आने वाला नहीं था क्योंकि उसको लग रहा था कि मार्टी एक पुलिस वाला है और इसीलिए वो लोग बिका हुआ माल वापस लेने के बहाने उसको पकड़ना चाहते हैं। अब रूथ उस डीलर को लेकर थोड़ा टेंशन में आ जाती है क्योंकि अगर उसने माल वापस नहीं किया तो मार्टी रूथ को उसके हिस्से के $1 लाख नहीं देगा। अब एक तरफ तो मार्टी और रूथ अपने माल को वापस लाने के बारे में सोच रहे थे और दूसरी तरफ सैटम रूथ के मोटल में आकर एक रूम बुक करवा लेता है। फिर सैम सैटम से पूछता है कि आपको इस मोटल के बारे में कैसे पता चला। फिर सैटम कहता है कि मैं जोना का फैमिली फ्रेंड हूँ। अब जोना का नाम सुनते ही सैम बिना कुछ सोचे समझे उसको रूम दे देता है, लेकिन सैम को कोई अंदाजा भी नहीं था कि सैटम यहाँ पर किस मकसद से आया है। तभी कुछ देर बाद वैंडी मार्टी के पास फोन करती है कि मुझे मेल सैटम के बारे में सब कुछ पता चल गया है। वो कोई आम ऑफिसर नहीं है बल्कि एक तूफान है जो तब तक नहीं रुकेगा जब तक हेलन का कातिल मिल नहीं जाता। अगले सीन में हम देखते हैं डार्लिन चुपचाप बिल्लू का फोन उठाकर उसको चेक करने लगती है और उसे पता चल जाता है कि उसके पास मैसेज किसी और ने नहीं बल्कि शार्लेट ने भेजा था। तभी जोना वहां पर आ जाता है और डार्लिन को कहता है कि मुझे कुछ चेक्स पर आपके साइन चाहिए, क्योंकि डार्लिन तो जोना पर भड़की हुई थी क्योंकि उसी ने वैंडी को उन पोस्टर्स के बारे में बताया था। फिर जोना उसको समझाता है कि मेरी माँ को मुझ पर शक हो गया था, इसीलिए मजबूरी में मुझे वो बात बतानी पड़ी। तभी डार्लिन के दिमाग में एक आइडिया आता है। फिर वो जोना को कहती है कि अगर तुम सच में वफादार हो तो तुम्हें अपनी वफादारी साबित करनी होगी। अब जोना कुछ समझ नहीं पाता, लेकिन तभी डार्लिन उससे शेरिफ के बारे में पूछती है। अब जोना भी उसको अपनी वफादारी साबित करने के लिए बता देता है कि मेरे परिवार ने शेरिफ की लाश को जला दिया है। तभी जैसे ही ये बात डार्लिन को पता चलती है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसको तो इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि शेरिफ को बहुत पहले ही ठिकाने लगा दिया गया है। तभी रात के वक्त मार्टी, रूथ और क्लेयर का खास आदमी कॉनर उस दूसरे डीलर के पास माल वापस लेने के लिए जाते हैं। कॉनर थोड़ा गर्म दिमाग का था, इसलिए वो मार्टी को कहता है कि मैं अभी की अभी अंदर जाकर उन सभी को खत्म करके माल वापस ले आऊंगा। लेकिन मार्टी कॉनर को शांत करवाता है और कहता है कि हम यहाँ चोरी करने के लिए नहीं बल्कि हम उनके साथ सौदा करने के लिए आए हैं। फिर काफी देर बातचीत करने के बाद रूथ अकेली ही माल वापस लेने के लिए अंदर जाती है, लेकिन वो डीलर माल वापस करने से साफ साफ मना कर देता है। फिर जब रूथ उसको समझाने की कोशिश करती है तो वो उसको भी जोरदार तमाचा लगा देता है। वहीं दूसरी तरफ कॉनर भी अंदर जाने के लिए पागल हो रहा था, क्योंकि इन बेकार के कामों में उसका और क्लेयर का काफी समय खराब हो गया है। तभी मार्टी बंदूक दिखाकर कॉनर को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन कॉनर गुस्से में उसे भी जोरदार घूंसा लगा देता है। तभी उनकी नजर रूथ पर पड़ती है, जो माल से भरा हुआ बैग लेकर बाहर ही आ रही थी। इसका मतलब रूथ ने उस डीलर को समझा दिया, या फिर यूं कहें कि ठोक दिया। अब मार्टी ये सारा माल क्लेयर तक पहुंचा सकता है। अब मार्टी का ये सारा काम आसान हो गया था, क्योंकि अब वो इस पूरे माल को क्लेयर तक पहुंचा सकता है। अगले सीन में हम वैंडी को देखते हैं, जो शेफर्ड को वो फाइल लाकर दे देती है। फिर वो शेफर्ड से पूछती है कि इस फाइल में केवल स्टॉक वाली बात तो नहीं हो सकती, क्योंकि आप कभी भी इतनी छोटी सी बात के लिए इतनी परेशानी नहीं लेते। फिर फाइल मिलने के बाद शेफर्ड उसको सारी सच्चाई बता देता है और कहता है कि मेरे पोते ने एक सुपर कंप्यूटर बनाया था, जो आज तक का सबसे एक्यूरेट कंप्यूटर है। बदकिस्मती से एक इंजीनियर ने उस कंप्यूटर के डॉक्यूमेंट्स बाहर लीक कर दिए, जिसके बाद हमें उस इंजीनियर को रास्ते से हटाना पड़ा। यही कारण है कि शेफर्ड और उनके बेटे के लिए ये फाइल काफी इम्पोर्टेंट है। अब कंप्यूटर वाली बात सुनकर वैंडी के दिमाग में एक बात खटकने लगती है। फिर जब शेफर्ड वहां से चले जाते हैं तो वैंडी जिम को कहती है कि हो ना हो इस बार के इलेक्शंस यही संभालेंगे, क्योंकि उस कंप्यूटर की हेल्प से वोट बदले जाएंगे। खैर वैंडी का काम अब पूरा हो गया था, इसलिए वो निश्चिंत होकर घर वापस आ जाती है। दूसरी तरफ बिल्लू डार्लिन से पोस्टर हटवाने वाली बात करता है,
लेकिन डार्लिन कहती है कि तुम मुझे झूठ बोलने की कोशिश मत करना, क्योंकि मुझे पता है कि तुम ये बात किसके कहने पर कर रहे हो। फिर वो वैंडी के घर पर आ जाती है और वैंडी पर चिल्लाते हुए कहती है कि मुझे शेरिफ की सच्चाई का पता चल गया है और तुम्हें भी ये जानकर अफसोस होगा कि ये बात खुद तुम्हारे बेटे ने ही मुझे बताई है। अब डार्लिन को गुस्से में देखकर वैंडी को भी गुस्सा आने लगता है। अब क्योंकि मार्टी और वैंडी मिडवेस्ट की सबसे पावरफुल फैमिली बनने वाले थे, इसलिए वैंडी बर्ड किसी के सामने भी झुकने वाली नहीं थी। फिर वो डार्लिन पर ऊंची आवाज में चिल्लाते हुए कहती है कि मेरे घर में आकर चिल्लाने की जरूरत नहीं है। लेकिन तभी अचानक से डार्लिन को अटैक आ जाता है और वो जमीन पर बैठ जाती है। फिर वो वैंडी से रिक्वेस्ट करती है प्लीज जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ, लेकिन वैंडी तो एम्बुलेंस बुलाने की बजाय डार्लिन को तड़पते हुए देखना चाहती थी। फिर वो 911 पर कॉल कर देती है। किस लिए कॉल करती है ये हमें नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा। दोस्तों, अगर आपको इस सीरीज में मजा आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आगे क्या हुआ ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।